वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 पार्ट 2 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ योर AIEEE ICAR एग्जाम। चलिए तो शुरू करते हैं आज की यूनिट। तो आज की इस यूनिट में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यूजेस ऑफ माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट, एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स का डिफरेंट काइंड के बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट में, बायोगैस में क्या क्या यूज़ होता है, ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर जो यूनिट 9 का था उसमें हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का यूज़ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब का यूज़ डिस्कस किया था। यस, सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? आप सभी को पता है कि जो ये सीवेज है ये क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द वेस्ट वाटर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा का, उसको किस तरीके से डिसइंफेक्ट करना है या उसको लेस पॉल्यूटिंग करना है वो सीवेज ट्रीटमेंट में आता है। तो इसको हम म्यूनिसिपल वेस्ट भी कह सकते हैं, वेस्ट वाटर। और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड माइक्रोब्स होते हैं। तो इसको बेसिकली डिस्पोजल से पहले ये जितना भी सीवेज का की जो गंदगी होती है, जो सीवेज का मटेरियल है, उसको क्या किया जाता है कि रिवर में उनको डाला जाता है। अब जब उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट है, इतना ज़्यादा वो टॉक्सिक है, तो उसको डायरेक्टली अगर रिवर में डाला जाएगा तो रिवर भी टॉक्सिक हो जाएगी, है ना। तो रिवर की टॉक्सिसिटी ना बढ़े, रिवर में भी अल्टीमेटली, और रिवर से सारा पानी कहाँ जाता है? ओशिन में जाता है। तो वहाँ पर भी अपना एक मरीन इकोसिस्टम है, वहाँ के एनिमल्स पर भी, वहाँ के जो मरीन एनिमल्स रहते हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उसको हम लेस पॉल्यूटिंग बना सकें बिफोर डिस्पोजल टू द रिवर। ठीक है, तो अब ये सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको हम वन बाय वन इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रोफिक जो माइक्रोब्स हैं उनके प्रेजेंस में ट्रीटमेंट होता है जो नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेप्स पर होता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द सेकेंडरी वन ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसे बोलते हैं। ये जो एक पिक्चर मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, दिस इज द एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। कोई एक सीवेज प्लांट है, उसको ऊपर से दिखाया गया है, उसमें कितनी तरीके की यूनिट्स जो हैं आप देखेंगे काम कर रही हैं और वन बाय वन स्टेप पर चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं वो इसमें दिखाया गया है आपको एक सीवेज प्लांट में। सो द फर्स्ट जो है स्टेप दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? ये जो आपको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का एक जो पिक्चर दिखाया गया है, इसमें सबसे पहले होगा फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। सीवेज में आपको पता है कि सारा जो कुछ भी है उसमें वेस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट में से सबसे पहले लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को सीवेज से सेपरेट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ्लुएंट अंदर जा रहा है, फिर उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल हैं पहले तो उसको अलग किया जाएगा और उसके बाद ये जो फ्लो करके नेक्स्ट चैम्बर में आया एंड फिर वहाँ पर ग्रिड चैम्बर है। ठीक है, ग्रिड चैम्बर के बाद जो है फिर सेडिमेंटेशन चैम्बर है प्राइमरी ट्रीटमेंट में एंड देन इफ्लुएंट आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। अब वन बाय वन स्टेप्स पर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती हैं उनको रिमूव किया जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। ठीक है, उसके बाद ग्रिड चैम्बर में जब जो इफ्लुएंट है वो आता है, वहाँ उसमें से स्मॉल और लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, पेबलेट्स होते हैं, उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल हैं या जो सुपरनेटेंट है वो आगे सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। सो ऑल द सॉलिड देन settle from the primary sludge and supernatant form the effluent
and this effluent from the primary settling tank is then taken for the secondary ट्रीटमेंट। ये जो है यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, पहले जो फ्लोटिंग चीज़ें थी, हाँ, वो फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे, उनको सेपरेट किया गया। उसके बाद आगे इन्फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू ग्रेट चैम्बर में आए पार्टिकल्स, और जो बड़े पार्टिकल्स थे, स्मॉल और बड़े पार्टिकल्स, उनको सेपरेट किया गया। उसके बाद सुपरनेटेंट सेडिमेंटेशन टैंक में चला गया, और सुपरनेटेंट जो है सेडिमेंटेशन टैंक में जो डेब्रीज हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठेंगी, और बाकी का इफ्लुएंट जो है वो आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रहा प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए उसी पूरे सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेप्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों को यहाँ पूरे एक ब्रॉड फॉर्म में आपको यहाँ इस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, जहाँ से इफ्लुएंट आता है, डेब्रीज सेपरेट आउट होती हैं, ग्रिड रिमूवल होता है जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, स्लज नीचे धीरे धीरे बैठता है, और इसके बाद प्राइमरी क्लैरिफिकेशन के बाद जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है सुपरनेटेंट, जहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है थ्रू एरेशन। बहुत सारी एयर इसमें मिलाई जाती है, और एरोबिक जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, फंगस है, जो हैं वो फ्लॉक्स बना के यहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, और उसके बाद सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन होता है। सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन के बाद जो स्लज है वो एक स्लज डाइजेस्टर में इकट्ठा होता है, और थोड़ा सा एज अ सैंपल, एज अ इनोकुलम वापस स्लज टैंक में भेज दिया जाता है, ताकि वो बाकी ऑर्गेनिक मैटर को फिर से क्या करने लगे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, एज अ इनोकुलम काम करे। और यहाँ से फिर टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए फिल्टर होता है, डिसइंफेक्शन होता है थ्रू यूवी एंड ऑल, और उसके बाद उसको जो सरफेस वाटर है उसमें डिस्चार्ज किया जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के तीनों स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप पर एरेशन टैंक जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इसमें इसको डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ग्रोथ होगी, और जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो फ्लॉक्स बनाएंगे और फिर यहाँ पर डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, सो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड यानी इसमें एयर मिलाई जा रही है मैकेनिकली, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विगरस ग्रोथ होगी किसकी, यूजफुल माइक्रोब्स की, और माइक्रोब में बैक्टीरिया भी है और फंगल भी है। ठीक है, वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब दिस कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूम करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को, और उससे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली जो बीओडी है वो रिड्यूस होती है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बीओडी इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इफ्लुएंट, यानी कि जो माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मैटर में जाकर मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का। तो जितना ज़्यादा माइक्रोब ऑक्सीजन को यूज करेंगे, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो सीवेज मटेरियल है उसमें उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, और जैसे जैसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती जाएगी बीओडी की डिमांड, वैसे वैसे वो लेस पॉल्यूटिंग होता जाएगा। तो इसको मेजर किया जाता है कितना पॉल्यूटिंग है, और कब वो लेस पॉल्यूटिंग में कन्वर्ट हुआ, तब हम उसको थर्ड ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं और डिस्चार्ज करते हैं फिर रिवर्स में। ठीक है, सो बीओडी क्या है, बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। What is this? This is the amount of oxygen that would consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. ठीक है, सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं उस सीवेज वाटर को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। द बीओडी टेस्ट measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of
ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, एज आई टोल्ड यू। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि बीओडी क्या है, ये ही बताता है कि जितना ज़्यादा बीओडी कंज्यूम हो रहा है उतना ज़्यादा पॉल्यूटिंग है हमारा जो सीवेज है ना। और उसको लेस पॉल्यूटिंग करने के लिए बीओडी धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली कम होता जाता है। तो इट इज़ अ टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर उस पर्टिकुलर वाटर में कितना है और कितना नहीं है। ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही इसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। उसके बाद जब उसको पूरा ट्रीट कर दिया बैक्टीरिया और फंगस से, उसके बाद उसे सेटलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये जो है ये एक्टिवेटेड स्लज है। यहाँ पर जब एरेशन टैंक में पूरा ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद उसे सेटलिंग के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है, और इसमें से ही एक स्मॉल पार्ट जो है एक्टिवेटेड स्लज में से बैक भेजा जाता है एज अ इनोकुलम, है ना, ताकि वो फिर अगले टैंक में आने वाले जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करे, मल्टीप्लाई करेंगे। उन्हें तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेगा उनको, तो उनके लिए तो फूड है वो, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले को वो ऑक्सीडाइज करेंगे। सो स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक into the aeration tank to serve as an inoculum. The remaining part of the sludge is pumped into the large tank which is known as sludge digester. ये जो है यहाँ पर नीचे it is the sludge digester. Other kind of bacteria grow anaerobically in this particular digester. यहाँ पर anaerobic bacteria जो हैं वो grow करते हैं, जो कि फिर digest करते हैं, और फंगस भी इसमें प्रेजेंट होती है, डाइजेस्ट करती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, और फिर डाइजेस्ट करने के बाद कुछ गैसेस बनाती हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, H2S एंड CO2। और ये सारी की सारी क्या हैं ये गैसेस क्या होती हैं, इनको हम एज अ बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब एनएरोबिक कंडीशंस में, और ये जो बनता है ये एनएरोबिकली, इसको आपको याद रखना है। एनारोबिकली जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो जब डाइजेस्ट करेंगे तो उस डाइजेशन के प्रोसेस में ये सारी की सारी गैसेस बनती हैं, और इन गैसेस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल भी होती हैं, तो इनको एज अ बायोगैस यूज़ किया जाता है या सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इन जनरली रिलीज टू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम, बट आफ्टर टर्शरी ट्रीटमेंट जिसमें यूवी लाइट्स के थ्रू और एक बार उनको एक स्टेप पर और डिसइंफेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है इन नेचुरल वाटर बॉडीज। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान रिलीज़ किया, शुरू किया, यमुना एक्शन प्लान शुरू किया, ताकि जितनी भी हमारी मेजर रिवर है हमारी कंट्री की उन्हें लेस पॉल्यूटिंग बनाया जा सके। अब वो कैसे बनाया जाएगा कि इसके आसपास बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं, और बिना ट्रीटमेंट वाला कोई भी सीवेज जो है डायरेक्टली रिवर में डायरेक्टली कोई डाल ना पाए। ठीक है, वो केवल ट्रीटेड सीवेज ही जो है डिस्चार्ज हो रिवर के अंदर, इस तरीके का इसमें प्रावधान है। तो हमारी मिनिस्ट्री है वो नमो गंगा प्लान, जो आपको पता है एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। ऐसे यमुना एक्शन प्लान अपने कंट्री की रिवर्स को क्लीन करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। चलिए, तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक। नाउ अब आगे जो हमारा ट्रीटमेंट जो टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोब इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जैसे कि मेनली जो है उसमें है मीथेन बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, H2S भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होती हैं, इट कैन यूज एज अ फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, मैंने आपको बताया एरोबिक नहीं है, जो बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो कर सकते हैं ऑन द सेल्यूलर मटेरियल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद
कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, CO2 और इसके अलावा H2, ठीक है, इनके साथ प्रोड्यूस करेंगे तो वो कंबाइंड वे में मिला के उसको इन्फ्लेमेबल होती है और उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। और जो बैक्टीरिया इस तरीके से सेलुलोजिक मटेरियल को यूज़ करके एनारोबिकली डाइजेस्ट करने के बाद गैस बनाते हैं, ये उनको मिथेनोजेंस कहते हैं या मिथेनो बैक्टीरिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक बायोगैस प्लांट आपको दिखाया गया है। ज़्यादातर बायोगैस प्लांट जो हैं वो हमारे गांव के जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर बनते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। तो गोबर कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ कैटल्स पाले जाएंगे, जहाँ पे जानवरों का यूज़ होगा, और जानवर ज़्यादातर गांव में यूज़ होता है क्योंकि वो खेती में भी किसानों का यूज़ हेल्प करते हैं, दूध निकालने के काम आते हैं और भी चीज़ों के काम आते हैं। तो उनका जो गोबर है या जिसे डंग बोलते हैं वो ज़्यादा गांव में मिलता है। तो जितने भी बायोगैस प्लांट हैं वो ज़्यादातर हमें गांव में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बोल रहे हैं मिक्सिंग टैंक। इस मिक्सिंग टैंक में गोबर प्लस वाटर को मिलाया जाता है और इस इनलेट पाइप के थ्रू यहाँ पर डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है। यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में ये डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद गैस बनती है, जो कि गैस यहाँ गैस स्टोरेज टैंक में इकट्ठी हो जाती है। अगर ये ज़्यादा होता है तो ये आउटलेट टैंक में यहाँ पर चला जाता है और फिर यहाँ से पाइप के थ्रू आउटलेट गैस का मिलता है और इसको फिर एज अ फ्यूल गांव में यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो तो दीज बैक्टीरिया, जो मिथेनोजेंस की बात हो रही थी, ये बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमने अभी अभी पढ़ा था, वहाँ पर भी ग्रो होते हैं और उसके थ्रू भी बायोगैस बनाई जा सकती है। सो दीज बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ कैटल। र्यूमन जो कैटल जो हैं, जो चौपाए हैं, भैंस है, गाय है, और इन सब के स्टमक को र्यूमन कहा जाता है। इसमें भी ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है गाय और भैंस चारा खाती है, घास खाती हैं। ठीक है। चारा कैसा होता है? ग्रीन होता है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो फटाफट खाती है और उसके बाद वो क्या करती है, दोबारा अपने पेट से वापस अपने मुंह में लाके, कहते हैं ना भैंस की तरह खाना। भैंस लगातार अपने चारे को क्या कर रही होती है? जुगाली बोलते हैं ना, ये एक टर्म होता है, इसे बोलते हैं जुगाली। जुगाली करती है ना। तो ये जो कर्ड होता है, यानी कि जो उसने जल्दी जल्दी खाया, इसको वापस अपने माउथ में लेकर आएगी और वहाँ पर दोबारा उसको डाइजेस्ट करती है और डाइजेस्ट करके उसकी जो सलाइवा होती है उसमें एंटासिड होता है, वो उसके अंदर मिक्स होता है। तो जो हमारा स्टमक है वहाँ वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहती है, एंटासिड उसे न्यूट्रलाइज करता है और उसके बाद जो है दोबारा उसको एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जो चारा खाती है वो सेलुलोजिक मटेरियल है ना। तो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं इसके एनारोबिक बैक्टीरिया और वो उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में इसकी हेल्प करते हैं। इसलिए ह्यूमन में भी क्या होता है, तो जो वो डंग इनसे मिलता है, यानी कि जो एक्सक्रीटा होता है कैटल्स का, जिसे हम गोबर भी कहते हैं, डंग बोलते हैं, उसमें जो गोबर है वो उसमें भी बहुत सारा ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब ये बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसी गोबर को फिर जब पानी के साथ मिलके, ये जो मैंने आपको दिखाया, इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ऑलरेडी उस गोबर में प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर एनारोबिक तरीके से उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने पर ये वाली जो गैसेज हैं उनको रिलीज करता है, जिसको एज अ बायोगैस यूज किया जाता है। ठीक है। सो डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। ठीक है। तो बायोगैस और गोबर गैस दोनों सेम चीज है। चलिए, कैटल डंग इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वेयर कैटल आर यूज्ड एज अ वेरियस पर्पस। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरिया। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। गांव में आपको पता है चूल्हे पर खाना बनता है ना, और उससे धुआं, और धुएं से फिर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और जो लेडीज़ उसके लगातार संपर्क में है उन्हें कई बार उस धुएं की वजह से चेस्ट की और लंग्स की काफ़ी बीमारियां हो जाती थी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, IARI जो है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन दोनों ने संस्थाओं ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी जो है बायोगैस प्रोडक्शन की ये डेवलप की और गाँव में आजकल बायोगैस सप्लाई होती
होती है, जिससे कि वहाँ की कुकिंग में लेडीज़ को हेल्प मिलती है और लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में भी वहाँ पर काम आती है। और इस बायोगैस के बहुत सारे यूजेस वहाँ पर इफ़ेक्टिवली किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था बायोगैस के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है हमें जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज़ बायो कंट्रोल एजेंट, जहाँ पर माइक्रोब यूज़ होंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखिए इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक जो किसान है वो अपने खेत के ऊपर कुछ स्प्रेड कर रहा है। ये क्या है? ये है केमिकल फर्टिलाइज़र, है ना, ताकि उसको उसका नरिशमेंट ज़्यादा हो सके, वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ताकि उसका जो भी प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो, उसको इंसेक्ट और तरह तरह के जो भी पेस्ट होते हैं वो उसकी फसल को खाएं ना, है ना, और उसमें नहीं खाएंगे तो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो अच्छी कमाई कर पाएगा। तो ये इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो बायो कंट्रोल का क्या मतलब है? यहाँ पर बायो कंट्रोल का मतलब है यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर पेस्टिसाइड्स को छिड़काव कर रहा है ताकि बीमारियां ना लगें, ठीक है, जो कि केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो बायोलॉजिकल मेथड की बात की जा रही है कि माइक्रोब्स को ही क्या हम एज अ बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीज़, या उसके जो पेस्ट हैं जो उनको खाते हैं, कीड़े होते हैं जैसे तरह तरह के जो फसलों को खा जाते हैं, उनको मार सकते हैं या कम कर सकते हैं बायोलॉजिकली, जिससे कि केमिकली हम उसको ट्रीट ना कर पाएँ। केमिकली ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल्स जाता है तो वो फूड में अंदर तक जाता है, उसकी सरफेस पर लग जाता है और अल्टीमेटली फूड हुआ, सॉइल हुआ, और जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी उस केमिकल की टॉक्सिसिटी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन टैकल इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो इन केमिकल्स का हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रोल होता है। ये दीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमन, क्योंकि ये जाके सॉइल में इकट्ठा हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो जाते हैं, फ्रूट्स में भी जाते हैं, वेजिटेबल में जाते हैं, और जो उसे यूटिलाइज करता है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है और धीरे धीरे उनकी मात्रा कंटिन्यूस यूज से सॉइल में बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। और फिर ये वीड्स जो होते हैं ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू अवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड। इनके बीच में अगर कुछ वीड्स डेवलप हो रहे हैं, है ना, तो उनको मारने के लिए भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं, पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं ताकि वो वीड्स मर जाएं। तो हो क्या रहा है कि वीड्स तो मरेगा, लेकिन उस अल्टीमेटली रहेगा सॉइल में, तो सॉइल में उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ता है, इससे सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। तो in agriculture there is a method of controlling pest that relies on natural predator rather than introducing chemicals। तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इसके थ्रू जो पेस्ट हैं उनको नेचुरल प्रीडेटर जो होते हैं उससे कंट्रोल करने का मेथड यहाँ पर बताया गया है। इसकी बजाय कि हम केमिकली उनको मारें या केमिकल कोई छिड़काव करें, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें, इससे बढ़िया उनका कुछ नेचुरल प्रीडेटर हो, उसका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मर जितने भी होते हैं जो ऑर्गेनिकली अपनी प्रोडक्शन करते हैं अपने खेतों में, वो दे एक्चुअली क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। पूरी तरीके से जो पेस्ट होता है उसका जो इंसेक्ट, खासतौर से उनके खेत को खाने वाला जो इंसेक्ट है उनका, वो उन्होंने जो भी कुछ उगाया हुआ है अपने खेत में, अगर तो उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको नेचुरली मैनेज किया जाता है। दे केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। उसे मारेंगे नहीं बल्कि उस पर चेक रखेंगे। अब वो कैसे रखेंगे देखते हैं। द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स that inhabit in the field, predator as well as prey as well as pest, and also their life cycle pattern of feeding and their habitat as they prefer। यानी कि डिफरेंट जो प्रीडेटर हैं, उनके प्रे हैं, उनके डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, हम उसको वहाँ पर कैसे रोकें,
वो बायो कंट्रोल मेथड में आता है, बजाय इसके कि हम कोई केमिकल यूज़ करें, कोई पेस्टिसाइड यूज़ करें। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि ये लेडी बर्ड बेटल है, जिसे रेड ब्लैक बेटल भी बोलते हैं, ये एफिड्स को खाती है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको यहाँ पर पहुंचा दिया जाए तो जो एफिड्स उसके खेतों को खाने वाला है, उसकी फसल को खाने वाला है, वो इसको खा लेगी इसको, तो फिर ये नहीं खा पाएगा। सिमिलरली तो एक लेडी बर्ड का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ ड्रैगन फ्लाई का। ये है ड्रैगन फ्लाई। दीज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। ये मॉस्किटो के लार्वास को खाती है ड्रैगन फ्लाई। तो जब मॉस्किटो के लार्वास को खाएगी तो वहाँ पर मॉस्किटो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप बताया है। ये अगर आपकी फसल को खा रहा है तो इसको ये इसका प्रीडेटर खा रहा है, लेडी बर्ड बेटल एंड ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, दूसरा एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है और जिसे बहुत ज़्यादा इन दिनों यूज़ किया जाता है, वो है, आपने कई बार नाम सुना होगा, बीटी कॉटन एंड बीटी कॉर्न। बीटी कॉटन यानी कि बैसिलस थ्रिगनेंसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये कैटल ये मेनली यूज़ होता है जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर लार्वा है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो कॉटन है, इसको बटरफ्लाई एक तरीके की जो थी वो वहाँ पर क्या करती थी, उनको खा जाती थी, कॉटन की लीव्स को खा जाती थी, कॉटन को ख़राब कर देती थी। तो उसकी किसानों की बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो जाती थी। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी लंबे टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये देखा कि बैसिलस थ्रिगनेंसिस जो एक बैक्टीरिया है, उसका जीन इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको ये जब आप ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो बैसिलस थ्रिगनेंसिस है, ये जो बैक्टीरिया है, इसका क्या काम है, ये जो बटरफ्लाई है उसकी एक स्टेज आती है जब वो लार्वा की फॉर्म में होता है, कैटरपिलर की फॉर्म में होता है, और जब ये जो कैटरपिलर होता है यही पत्तियों को उसकी खाता है। ठीक है, अब ये जब पत्तियां खाएगा तो अगर इस प्लांट के अंदर इसकी पत्तियों में बैसिलस थ्रिगनेंसिस वाला एक स्पेशल जीन, क्राई जीन अगर प्रेजेंट होगा, तो जब इसने ये पत्तियां खाई तो पत्तियां खाने के बाद ये जो टॉक्सिन है, ये जो इसने पर्टिकुलर एक टॉक्सिन वाला जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया इन प्लांट्स में। ठीक है, वो उसने खाया, वो इसके अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद जैसे ही इसकी गट में गया, सॉल्युबलाइज होके, तो ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो जाता है तो जैसे ही इसकी सेल्स के अंदर ये जाएगा, ये जो इसने गट की रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया, मिडगट के रिसेप्टर, इनसाइड की मिडगट के रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, और जैसे ही अंदर गया उसने क्या किया, लाइसिस कर दी। जब सेल लाइसिस हो गई तो ये जो कैटरपिलर लार्वा था ये मर गया। ठीक है, तो इनकी पत्तियों में, कॉर्न की पत्तियों में, बीटी कॉटन मतलब कॉटन की पत्तियों में एक पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम बैसिलस थ्रिगनेंसिस, जो कि टॉक्सिक है। किसके लिए? केवल इसके लिए टॉक्सिक है, उसके फ्रेंडली इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक नहीं है। वो लार्वा जो इनकी पत्तियों को खाता है, ठीक है, वो कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई का जो इनकी पत्तियों को खाता है, जब वो उनकी पत्तियों को खाएगा, उनकी लीव्स को खाएगा, जैसे ही वो डाइजेशन के लिए अंदर जाएंगे, डाइजेस्ट होते ही वो एक्टिव हो जाएंगे, वो जीन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही वो जो टॉक्सिक है उसकी गट के अंदर जाके क्या करेगा, सेल की लाइसिस कर देगा और सेल डेथ हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये केवल बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर हैं या रिलेटेड जो उनकी पत्तियों को खाते हैं वहाँ पर टॉक्सिक रिलीज करता है, और टॉक्सिक रिलीज होते ही वो उसकी लाइसिस हो जाती है। ठीक है, सो बीटी इज हाईली सेलेक्टिव, इट किल कैटरपिलर एंड इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉट टॉक्सिक टू देयर नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमी के लिए टॉक्सिक नहीं है, केवल वही जो उनके पत्तियों को खाएंगे। द बैक्टीरियम इज हार्मलेस टू ह्यूमन एंड एनिमल एंड कंसिडर्ड एनवायरमेंटली सेफ। These are available in sachets की फॉर्म में मिलता है, और dried spores which are mixed with the water and spread on the valuable plants such as brassica, fruit trees, where these are eaten by the
उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। अच्छा, उसके अंदर नहीं डाला है तो क्या किया, उसको एज अ जैसे बायो कंट्रोल, जैसे केमिकल छिड़क रहे थे पेस्टिसाइड्स, ऐसे इनके सैचेट्स को छिड़क दिया गया उसके ऊपर। जब छिड़क दिया गया तो उसके ऊपर बैठे, जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा उसका लार्वा उसे खाएगा, गट में पहुंचा, गट में पहुंचने के बाद टॉक्सिक रिलीज होगा और फिर वो टॉक्सिक जो है लार्वा को किल कर देगा। ठीक है, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लार्वा ऑफ अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। ठीक है, जो कैटरपिलर जो खाएगा उसी को तो किल करेगा, बाकियों को किल नहीं करेगा, तो अदर इंसेक्ट्स वहां पर सेफ रहते हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस Bacillus thuringiensis टॉक्सिक जीन इनटू द प्लांट्स। यस, पहले वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्लांट्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी इसके बने, यानी कि किसी दूसरे का जीन उसमें डाल देना, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बने, लेकिन उससे पहले एज ए सैचेट उसके ऊपर स्पोर छिड़क देते थे। तो जब रिजल्ट्स अच्छे आए तो फिर साइंटिस्ट ने बैसिलस थ्रोगनेंसिस का टॉक्सिन जीन जो है वो प्लांट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सच प्लांट आर रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट होते हैं उस पर्टिकुलर लार्वा के लिए टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल, और ये बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बायो कंट्रोल एजेंट जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा एक फंगस भी होती है ट्राइकोडर्मा जिसका नाम है, ये भी प्लांट डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई, दे आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। ठीक है, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर बहुत सारे प्लांट पैथोजन है, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव होती है। इसके अलावा बैकुलोवायरस जो है, दीज आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स पर अटैक करती है एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पर भी अटैक करते हैं ये बैकुलोवायरस। द मेजोरिटी ऑफ बैकुलोवायरस यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर द जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस पर ये यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फंगस का नाम याद रखना है, ये फ्री लिविंग होता है, ये आपको याद करना है, और प्लांट पैथोजेंस पर एज इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है। बीटी कॉटन के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और नेचुरल जो है क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई, रेड वाइट बेटल, उनके बारे में आपने पढ़ लिया है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस के बारे में पढ़ लिया है आपने, बैकुलो वायरस के बारे में पढ़ लिया है। तो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जिनको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में हमें यहाँ पर कुछ रूट नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये रूट नोड्यूल्स क्या हैं। रूट नोड्यूल्स का नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा क्या, लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि लेग्यूम्स यानी कि दालें, या दालों, मटर हो गई या चना हो गया है ना, या जितने भी दालों के प्लांट्स हैं उनके रूट्स में छोटे छोटे लेग्यूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल, जहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, इन्हीं राइजोबियम को यूज करके या कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज को यूज करके वो किस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन सारे बैक्टीरियाज को यूज करके क्या हम बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। जैसे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको स्प्रेड किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो उनका जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है वो तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे सॉइल में बढ़ती जाती है, जिससे फिर से वही सलाइनिटी बढ़ती जाती है सॉइल की, और सॉइल की जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है वो डिसबैलेंस होती है, और जब वो अल्टीमेटली केमिकल बढ़ते हैं तो सॉइल की टॉक्सिसिटी भी बढ़ती जाती है। तो क्यों ना कुछ बायो फर्टिलाइजर्स को, कुछ माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सके, यहाँ पर वो आपको बताया गया है। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर, ये क्या है, दीज आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये तीनों जो है एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। These bacteria fix atmospheric nitrogen into the organic form of nitrogen, which are used by the plant as nutrient.
ठीक है। और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो अगर प्लांट नहीं बना पाएगा, प्लांट अपना DNA RNA नहीं बना पाएगा, अपने अमीनो एसिड्स नहीं बना पाएगा, तो वो फिर हमें कहाँ से प्रोटीन देगा, है ना। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, और अगर फर्टिलाइजर्स उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे, केमिकल मिलेंगे, तो फिर वो केमिकल्स फिर हम भी खा रहे हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से यूज़ करेंगे तो उनका इतना नुकसान नहीं है ना। तो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, और इन बायो फर्टिलाइजर को बोला जाता है PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो प्लांट के नोड्यूल्स में रहते हैं, प्लांट के आसपास की सॉइल में रहते हैं, राइजोबैक्टीरिया की तरह काम करते हैं, और वहाँ पर उसके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। जैसे ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है राइजोबियम, लेकिन कुछ हैं जैसे कि एजोस्पाइरलम, एजेटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग हैं, और ये फ्री लिविंग रहते हुए भी नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री लिविंग वाले एग्जाम्पल आपके कौन से हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल आपके कौन से हैं, और कितने, क्या केवल बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं या कुछ फंगस या और साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। फंगस में कौन कौन से फंगस आ जाएंगे, जैसे कि माइकोराइजा हो गया। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, आपको पता है, प्लांट्स की रूट्स के साथ, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट, और ये उसको क्या करता है, ये वहाँ से कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेता है, और ये उसको नेटवर्किंग देता है, और न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक वही नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। मैनी मेंबर्स ऑफ ग्लोमस फ्रॉम द माइकोराइजा, ये भी एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। द फंगस सिम्बायोट ऑफ दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द सॉइल एंड पास टू द प्लांट। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहा माइकोराइजा। ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट में रहते हैं फंगस। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो एज अ रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। रूट में कुछ पैथोजेंस लग सकते हैं, ठीक है, तो वो रूट्स को अगर ख़राब करेंगे तो अगर रूट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो प्लांट मर जाएगा, तो उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। टॉलरेंस टू सलाइनिटी, सलाइनिटी के लिए टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। ड्राउट से टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो जितने भी एसोसिएशन में माइक्रोब्स रहते हैं प्लांट के साथ सॉइल में, उसके आसपास की सॉइल में, वो ना केवल उसको नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, रूट बॉर्न पैथोजन से उनको बचाते हैं, सलाइनिटी से टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, ड्राउट से टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? इसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक, ऑसिलेटर, एनाबिना। ऑसिलेटोरिया, नॉनस्टॉक, एनाबिना, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और ये ज़्यादातर जो है, जो राइस का फील्ड होता है, जिसे पैडी बोलते हैं, पैडी के फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and the farmer use these regularly in their fields to replenish soil nutrient and to reduce dependency on chemical fertilizer. ठीक है, जो भी हो, केमिकल फर्टिलाइज़र से नुकसान तो होता है, ये तो आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। तभी आजकल आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रमोट किया जाता है। सारा का सारा नेचुरली बैलेंस्ड हो, नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी नेचुरल्स हों, फर्टिलाइज़र भी बायो फर्टिलाइज़र्स हों, उनको लोग प्रमोट करते हैं खाना, ताकि केमिकल्स उनकी बॉडी में अल्टीमेटली ना जाएँ। ठीक है, ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं? बायोपेस्टिसाइड्स इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज और किल और रिपेल ऑर्गेनिज्म सीन एज पेस्ट। जो पेस्ट हैं उनको किसी तरीके से डैमेज कर सकें, किल कर सकें, या वहाँ से रिपेल कर सकें, उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को और सब्सटेंस को बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट इंटरवेंशन इन्वॉल्व प्रीडेटरी, पैरासिटिक एंड केमिकल रिलेशनशिप।
They are obtained from the organism including plant, bacteria, अदर माइक्रोब्स, फंगस, निमेटोड्स एटसेट्रा। ये किसी से भी मिल सकते हैं, प्लांट का प्रोडक्ट भी हो सकता है, एल्केलॉइड्स भी हो सकता है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ माइक्रोबियल कम्युनिटी हो सकती हैं, कुछ बैक्टीरियल कम्युनिटी फंगस कम्युनिटी हो सकती है, कुछ निमेटोड्स हो सकते हैं जो बायोपेस्टिसाइड्स का काम कर सकते हैं, जैसे कि पायरेथ्रम, रोटेनॉन, नीम ऑयल जो नीम से मिलता है, एंड वेरियस इसेंशियल ऑयल जो कि प्लांट से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, वो बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं पेस्ट को। यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी खेत में किसानों ने उगा रखा है अपनी फसल, ठीक है, अपने फार्म में फसल उगा रखी है, उसे नेचुरली दूर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, पेरिथ्रम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इनके नाम पेरिथ्रम है, रोटेनॉन है, नीम ऑयल है। ये नेचुरली और माइक्रोबियल डिजीज़ से जो दूर रखते हैं उनको बायोपेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस द रिलेटेड टॉपिक, बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, सीवेज ट्रीटमेंट एंड ऑल। होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द नोट कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए और खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू।